शशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट इससे पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था कि आरटीआई एक्ट के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। आज हम इसका डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो आरटीआई एक्ट आपका इन्फोर्समेंट डेट है इसकी 12 अक्टूबर 2005 और इसकी इनेक्टमेंट डेट है आपका 15 जून 2005। ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन आया था वो आर्टिकल राइट टू नो से आया है कॉन्स्टिट्यूशन के 19(1)(a) से। ठीक है, इसमें चैप्टर 6 है, सेक्शन इसमें 31 है और इसमें शेड्यूल 2 है। इसके पहले प्रेम्बल की बात कर ले, क्या कहता है। एन एक्ट प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करता है फॉर सेटिंग आउट द प्रैक्टिकल रीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ फॉर सिटीजन। सिटीजन मतलब कौन? इंडियन सिटीजन। टू एक्सेस टू सिक्योर एक्सेस मतलब पहुंच सकते हैं, दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। ऑब्वियसली पता ये नहीं कि पब्लिक अथॉरिटीज में जो जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, अदरवाइज दूसरी अथॉरिटी से नहीं, यानी कि पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी रहे कि क्या आया क्या नहीं आया। जैसे क्या, देखिए मान लीजिए हमारे सरकार ने कितना पैसा खर्च करा, कितना इंपोर्ट करा, कितना एक्सपोर्ट करा, कितना एक्सपेंडिचर करा, कितना खर्चा करा, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। ठीक है, ये कैग देखता है। कैग मतलब सेंट्रल ऑडिट जर्नल। ठीक है, जैसे कैग होता है वैसे सैग भी होता है। ठीक है, तो ये आपका इंफॉर्मेशन बताता है। ठीक है, तो इनसे इंफॉर्मेशन कौन ले सकता है? आपका एक इंडियन सिटीजन कब ले सकता है? अगर वो सेक्शन 6 आरटीआई एक्ट के तहत एप्लीकेशन लगाता है। ठीक है, तो वही बात है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, पारदर्शिता बनी रहती है। इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी, हर पब्लिक अथॉरिटी में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि यही आपका सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी होती है, इन्हीं की बात करी गई है। फॉर द मैटर्स कंसर्निंग देयर इंसिडेंट, जो भी उनके पास मैटर आते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। इंफॉर्मेशन टू एवरी सिटीजन एंड ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऑप्टिमम यूज ऑफ लिमिट फिजिकल रिसोर्सेज, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कॉन्फिडेंशियली। सिर्फ आपका कॉन्फिडेंशियली जो मतलब नहीं बता सकते, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते, वो नहीं बताएंगे। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लो कोई देश है ए और ये हमारा इंडिया है। ठीक है, इसको कोई इंफॉर्मेशन, इन दोनों के बीच में कोई साठ गांठ हुई थी, बात हुई थी। अब इनकी जो साठ गांठ हुई थी, कोई बात हुई थी, उसके तहत मैं आरटीआई लगाता हूँ, क्या मुझे मिलेगी? आंसर इज नो। अंडर सेक्शन 8 में मुझे को पूरी तरह से एग्जम्प्ट कर रखा है इस वाली बात को कि इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि देखो ये उन दो देश की बात है, जब तक इस देश का कंसेंट नहीं होगा, ठीक है, तब तक इंडिया मेरे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। ठीक है, जो पब्लिक डोमेन में मिल रही है उनसे रिलेटेड तो दे सकती हैं, बट आपका इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती जब तक इस देश की ना हो। ठीक है, हार्मोनाइज एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट द प्रिजर्विंग पैरामाउंटेसी, और इसमें सब कुछ ऐसे बताया गया। ठीक है, अब फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो ये एंटायर इंडिया में लगता है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में भी लगता है। आपका सेक्शन द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 4 सबसेक्शन इतने इतना ये जो थे, रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ 120 डेज ऑफ इनेक्टमेंट, मतलब देश के जब ये इनेक्टमेंट हुई थी, ठीक है, जब ये आपका इनेक्ट हुआ था उसके बाद ये वाले सेक्शन आपके अप्रूवल हुए थे। अब डेफिनेशन क्लॉज की बात करें तो यहाँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या बताएंगे। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, स्टेट में स्टेट और सेंट्रल में सेंट्रल। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझिए, जैसे मान लो एसएससी है, ये कौन ऑन करता है? ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन करता है। यूपीएससी है, ठीक है, ये कौन ऑन कर रहा है आपका? इस मतलब ऑन का मतलब ये नहीं कि इन्हें खरीद किसने रखा, मतलब इनको, इनका जो वहाँ के स्टाफ है, गुजारा भत्ता है, इनसे इनका देख रेख का पैसा कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। यूपीएससी का भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। हालांकि इनको पावर मिली हुई है कि ये गवर्नमेंट में चाहे तो किसी को इन्फॉर्मेशन दे सके, नहीं तो वो अलग बात है। तो यहाँ अप्रोप्रिएट का मतलब समझिए, सेंट्रल में सेंट्रल, स्टेट में स्टेट। तो यहाँ पर एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मींस इन रिलेशन टू पब्लिक अथॉरिटी विच इज एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूट, जो कॉन्स्टिट्यूट जो बनी है, ऑन्ड करिए, कंट्रोल करिए, सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय फंड्स प्रोवाइड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली दिया रखा हो, ठीक है, आपका सीधा पैसा दे दिया, ऑन पेपर दे दिया, या पीछे के रास्ते से पैसा दे दिया, इनडायरेक्टली पैसा दे दिया। ठीक है, बाय द सेंट्रल यूनियन टेरिटरीज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द स्टेट, अगर स्टेट ने करा तो स्टेट ने, सेंट्रल ने करा तो सेंट्रल ने। अब ये देखिए 2B में क्या कह रहा है? 2B में कह रहा है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसका मतलब क्या है? जो सेक्शन 12 में बता रखा है। ठीक है, फिर बात करता है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि ऑब्वियस से बात है, देखिए या अब मींस द सेंट्रल इंफॉर्मेशन डेजिग्नेटेड इंक्लूडिंग जो सेक्शन 5 में बता रखे हैं, सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन। इसको आप ऐसे समझिए कि हर डिपार्टमेंट में जो बैठा होगा, ठीक है, वो आपका उसकी बात करिए, सेंट्रल
पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, और या आपका असिस्टेंट सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। देखो यहाँ सेंटर जरूर आ रहा है, सेंटर का मतलब तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो वहां पे जो ऑफिसर जो इनको देने वाला होगा, ठीक है, जो उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके किसके अंडर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होंगे, पीआईओ के अंडर, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट में इन्होंने बना रखा है। जैसे अगर आप मान लो कोर्ट में भी लगाते हो, कोर्ट में भी आरटीआई लगा सकते हो आप, ठीक है। तो कोर्ट में आरटीआई लगाते हो तो उसके हर डिपार्टमेंट के उन्होंने जोनल लेवल पे और सब लेवल पे एक बना रखी होती है। तो उनका जो आरटीआई डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, उसको आप क्या लिखोगे, टू पीआईओ, ठीक है। आपका जो भी स्टेट है, जो भी गवर्नमेंट है, वहां पर ऐसे लिख के और अपना विषय बताएंगे, प्रॉब्लम्स बताएंगे कि ये प्रॉब्लम थी फलान ढिमकामा, और यहाँ पे मांगोगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप एड्रेस किसको करते हो, पीआईओ को करते हो, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। फिर वो अगर मान लो आपकी नहीं सुनता, अंडर सेक्शन आप लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा 6, और अगर वो आपकी इंफॉर्मेशन नहीं देता आपको तो आप जाते हो आगे फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी कुछ नहीं है, इन्हीं की डिपार्टमेंट का होता है। सेकंड में खेल शुरू होता है आपका CIC का या SIC का, ठीक है। तो ये जानने की बात है। अब बात करते हैं 2D के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12। देखो ये 5 में तो आपका जिस डिपार्टमेंट से आप मांगते हो या उनसे मांगते हो तो उनकी बात करिए। तो यहाँ सेंटर है तो सेंटर, अगर मान लो ये स्टेट होता है तो स्टेट होता, अभी स्टेट भी आएगा, ठीक है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात करिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब है स्पीकर, हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा में कौन है, स्पीकर है, ठीक है। लेजिस्लेचर असेंबली में आपका चेयरमैन हुआ, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में असेंबली में चेयरमैन काउंसिल। देखो अगर जैसे आपका लेजिस्लेचर असेंबली में बात करी जाए, देखो अगर आपका लेजिस्लेचर असेंबली बोली जाए, ठीक है, लेजिस्लेचर असेंबली, ये मैंने असेंबली, ठीक है, तो वहां स्पीकर होता है। स्पीकर कहां पर, आपका लोकसभा है तो भी स्पीकर, और अगर मान लो आपका ये लेजिस्लेचर, सॉरी, अगर मान लो देखो लोकसभा है तो स्पीकर, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। और अगर आपका लेजिस्लेचर असेंबली है, ठीक है, तो वहां पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, आपका स्पीकर। बट अगर मान लो राज्यसभा है तो वहां पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, आपका चेयरमैन, ठीक है। और अगर आपका ये स्टेट काउंसिल है, ठीक है, हर स्टेट में बाई कैमरल होती है जो, ठीक है, जो 2 ही है, जैसे महाराष्ट्र और आपका बिहार है, कई 8 ही स्टेट्स है, 6 7 8 स्टेट्स ही रह गई हैं बाई कैमरल, ठीक है। तो वहां पर भी कौन है, चेयरमैन, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ये डेफिनेशन क्लॉज है तो इसमें भी पढ़ना है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में आपका कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट में आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन माना जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और अदर कोई आपका है, अदर अथॉरिटीज में कौन माना जाएगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट या गवर्नर। ऑब्वियस बात है, प्रेसिडेंट कहां पर होगा, सेंट्रल में होगा, और गवर्नर कौन सा में होगा, स्टेट्स में होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव है तो 239 में जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर जिन्होंने बना रखा है, जैसे दिल्ली जो है उसमें कौन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 2F की। 2F बात करता है इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन मींस मटेरियल इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो, रिकॉर्ड में हो, डॉक्यूमेंट्स में हो, ठीक है, मीमो में हो, ईमेल्स की हो, ओपिनियन हो, एडवाइस हो, प्रेस रिलीज हो, सर्कुलर हो, ऑर्डर्स हो, लॉग बुक्स की बात करिए यहाँ पर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो, रिपोर्ट हो, पेपर हो, सैंपल्स हो, मॉडल्स हो, डाटा हो, मटेरियल हो, in any electronical form or any information related to any private body which can be accessed by private। अब देखो यहाँ पर ये वाली बात को थोड़ा समझना, कोई प्राइवेट बॉडी का हो, ठीक है, पर वो आपका पब्लिक अथॉरिटी में भी हो। इसका मतलब ऐसे समझिए कि मान लो आपका फसाई जो है, उन्होंने आपका एक कोल्ड ड्रिंक को अप्रूव करा, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक को अप्रूव करा, मान लो ये कोल्ड ड्रिंक का नाम है XYZ, इसको अप्रूव करा, ठीक है। इन्होंने जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लिए या नहीं लिए, इससे रिलेटेड मुझे जानना है, मैं ये आरटीआई लगाऊंगा, ठीक है, आरटीआई लगाऊंगा यहाँ के फसाई के, क्योंकि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है, फसाई के पीआईओ को लगाऊंगा। पीआईओ को मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को लगाऊंगा, अंडर सेक्शन 6 लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे 3 में राइट है। अब पीआईओ को लगाऊंगा, उससे मैं मांगूंगा, वो मुझे 30 दिन में प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। अब देखो ये जो है, मैं इस कोल्ड ड्रिंक के बारे में पूछ रहा हूँ, ये वैसे तो आपकी प्राइवेट कंपनी है, पर इसकी जो इंफॉर्मेशन डोमेन है, जो इनकी इंफॉर्मेशन है वो कहां पर है, आपका
पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब देखो प्राइवेट चीज जो है, ठीक है, वो आपका किस लिए है, पब्लिक में है। पब्लिक में क्यों है आपका, फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि देखो कंपनी के जो इंग्रेडिएंट्स हो गए, हालांकि इंग्रेडिएंट्स तो नहीं जा पाऊंगा, मतलब वैसे वाले इंग्रेडिएंट्स नहीं जान पाऊंगा कि इसमें क्या क्या मिला है, वो तो नॉर्मल है, पर हर कंपनी का एक फॉर्मूला होता है, एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। तो स्पेशल फॉर्मूले को छोड़कर मैं इनके बारे में कुछ भी जान सकता हूँ कि आपने क्यों इसे आगे बढ़ाया और आपने क्यों इसको वो दी है, वो सर्टिफिकेट दिया है कि हाँ ये पीने लायक है। तो मुझे ये जानना है, तो क्या मैं इस पे लगा सकता हूँ, आंसर इज यस, मैं लगा सकता हूँ। इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, या इवन मैं इसका टेस्ट भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इनसे सैंपल भी मंगवा सकता हूँ, इंस्पेक्ट कर सकता हूँ इनको कि आप कर रहे हैं नहीं कर रहे सही से। तो ये कहाँ से कर सकता हूँ, इसी आरटीआई के तहत कर सकता हूँ। तो वही कह रहा है कि अगर कोई प्राइवेट बॉडी है, अगर आपकी कोई प्राइवेट बॉडी है, जैसे XYZ कोल्ड ड्रिंक कंपनी थी, विच कैन बी एक्सेसिबल बाय पब्लिक अथॉरिटी, अगर उसे हम पब्लिक अथॉरिटी में कर सकते हैं एक्सेस अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। अब इसे एक और चीज से समझिए, मान लीजिए ये सफदरजंग हॉस्पिटल है, ठीक है, सफदरजंग हॉस्पिटल में आपका जो स्टाफ काम करता है, वो स्टाफ करता है आपका उसके तहत क्या कहते हैं, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, उनके तहत काम करता है। अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो काम करता है, मुझे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उन्होंने कितने करते हैं, कितनी सैलरी दे रहे हैं, वो कितनी सैलरी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, सफदरजंग ने उन्हें कितना पैसा दिया, उन्होंने आगे कॉन्ट्रैक्टर ने कितना पैसा दिया। हालांकि ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, पर ये पब्लिक डोमेन से कनेक्टेड है, देख रहे हो दोनों का कनेक्शन। तो इससे रिलेटेड भी मैं आरटीआई अप्लाई कर सकता हूं अंडर सेक्शन 6। अंडर सेक्शन 6 में मैं इन पे आरटीआई लगा सकता हूं, ठीक है। हालांकि ये पब्लिक है और ये प्राइवेट, ये पब्लिक है, आपका सफदरजंग जो है वो पब्लिक है और ये जो है ये प्राइवेट है, पर ये दोनों कनेक्टेड है, इसलिए मैं इनके ऊपर भी लगा सकता हूँ, इनसे इन्फॉर्मेशन जो भी मैं चाहूँ वो ले सकता हूँ। फिर आपका बात करता है 2G की। 2G क्या था, प्रिस्क्राइब फॉर्म जो बताया गया है। 2H इंपॉर्टेंट है, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आती हूँ, अदर लॉ बाय द मेड बाय पार्लियामेंट। देखो एक चीज है, कौन कौन सी आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट में आप लगा दे सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन आप कोई वो इन्फॉर्मेशन आप मांग सकते हो। जो पार्लियामेंट में इन्फॉर्मेशन डाल ले सकते हैं, वही आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पार्लियामेंट में आपका बीएसएफ से रिलेटेड जो कॉन्फिडेंशियल होगी चीजें, वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, इंट्रोड्यूस इन द सेंस वहां उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, तो वो चीज नहीं होगी, ठीक है। आपका अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, अगर कोई लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, उससे रिलेटेड स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड नोटिफिकेशन को इशू करी है, ठीक है, आपका कोई राजपत्र में कोई बात छापी है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, उनके हिसाब से, एंड इंक्लूड ऑन कंट्रोल सब्सटेंशियली फाइनेंस, किस कंपनी को अपने किन्होंने खरीद रखा है क्या नहीं है। मान लो एक जो अगर मुझे ये जानना है कि स्टेट गवर्नमेंट ने, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किन प्राइवेट कंपनियों के लोन माफ करे, ठीक है, किन प्राइवेट कंपनियों के लोन माफ करें, क्या मैं इस पे आरटीआई लगा सकता हूँ, आंसर इज यस, मैं इस पे आरटीआई लगा सकता हूँ। आरबीआई के पे लगा सकता हूँ, आरबीआई का जो पीआईओ होगा पहले मैं उसके पास लगाऊंगा अंडर सेक्शन 6, देन मैं आगे इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो गवर्नमेंट है। अब तो मान लो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने आपका किसी एनजीओ को दिया है, किसी एनजीओ को पैसा दिया है, कितना दिया कितना नहीं दिया, क्या पैसा दिया क्या नहीं दिया, कितनी गवर्नमेंट लगाई है, क्या मैं लगा सकता हूँ, आंसर इज यस। या लिखा इसमें आपका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को होता है, उनको अगर फाइनेंस करा गया किसके द्वारा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, तो भी मैं लिख सकता हूँ। डायरेक्टली करा है इनडायरेक्टली करा है वो अलग मैटर है, ठीक है। रिकॉर्ड्स क्या है, अब देखिए यहाँ पर अगली डेफिनेशन है आपकी आएगी, 2 आएगी। हाँ, रिकॉर्ड का मतलब है एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट है, कोई हाथ से लिखी हुई चीज है, कोई फाइल है, वो मैं मांग सकता हूँ। माइक्रोफिल्म मांग सकता हूँ, माइक्रोफैच मांग सकता हूँ, फिल्म में मांग सकता हूँ। मान लो एक आपका एक मूवी आई, XYZ मूवी आई, उसको आपने किस स्टैंडर्ड पे आपने क्यों अप्रूव करा, कब नहीं करा, इससे रिलेटेड मैं आर्टिकल लगा सकता हूँ, आंसर इज यस, इस पर भी लगा सकता हूँ, ठीक है। कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी मंगवा सकता हूँ। आपका एनी रिप्रोडक्शन, कोई इमेज ऑफ, कोई आपने इमेज लगाई है नहीं लगाई है, माइक्रोफोन लगा सकते हैं। एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर, अगर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मान लो कोई डाटा आया कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर है, तो उससे रिलेटेड भी मांग सकता हूँ मैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रिकॉर्ड कोई भी रिकॉर्ड हो, कोई भी रिकॉर्ड है वो मांग सकते हैं। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल यूज कर सकते हो आप। एक्ट, आपका इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, कोई भी इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, ठीक है, इंस्पेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको FSI में बताया कि कोल्ड ड्रिंक को आप पी सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट देखो, रिकॉर्ड को, मान लो वो आपका इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नहीं दे सकते,
तो जैसे मान लो अगर कोई आपका लाइब्रेरी है, ठीक है, और वो लाइब्रेरी में कोई इन्फॉर्मेशन रखेंगे, ऑब्वियस बात है पब्लिक अथॉरिटी की लाइब्रेरी है, वो कहते हैं अब मैंने वहां पर आरटीआई लगा दी कि मुझे सुभाष चंद्र जैसी पोस्ट से रिलेटेड आपका इन्फॉर्मेशन दो। चलो आपको एक चीज बताता हूँ, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो मोदी गवर्नमेंट ने सुभाष चंद्र के से रिलेटेड जो कमेटी बिठाई थी उसकी इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में डाल दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब जो उसकी डोमेन जो है, यानी कि जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट है, उनसे मैं डिटेल मांग सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या उनकी जो फाइल थी, जो कमेटी बनाई गई थी कि इनकी डेथ कैसे हुई थी कैसे नहीं हुई थी, उससे रिलेटेड मैं आरटीआई लगा सकता हूँ। पहले ये आरटीआई के अंदर नहीं थी, कि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो सरकार कह रही थी कि नहीं इस पे आरटीआई नहीं लगा सकते आप, ठीक है। अब मोदी गवर्नमेंट ने क्या करा था, इस पे आरटीआई लगा दी। अब उनकी डेथ कैसे हुई थी, उससे कैसे डेथ कैसे नहीं हुई थी, उससे रिलेटेड जो कमेटी थी उससे रिलेटेड मैं आरटीआई मांग सकता हूँ। लेट सपोज मान लो वो मुझे कहते हैं कि आप आ जाओ यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लो, पूरी फाइल आप इंस्पेक्ट कर लो और हाथ से खुद लिख लो, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज यस, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। टेकिंग नोट्स ले सकता हूँ, एग्जैक्ट सर्टिफाइड कॉपी भी अप्लाई कर सकता हूँ। हालांकि आपने सर्टिफाइड कॉपी का जो चीज है वो 74 एविडेंस एक्ट में भी बात करी गई है। और अगर आपको एक बात बताऊं कि एविडेंस एक्ट में और इसमें आरटीआई के 70 सिमिलैरिटीज है, ठीक है। और फोर्थ बात करता है ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियोस, कास्ट, इनसे भी रिलेटेड ले सकते हैं अदर। बट ऑब्वियस बात है कैबिनेट पेपर्स जो होते हैं उनसे वो आपकी नहीं मांग सकते। मान लो जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक में आपका प्रधानमंत्री को जिन्होंने सलाह दी थी, एनएसए ने सलाह दी थी, डिफेंस मिनिस्ट्री ने दी थी, इंडियन आर्मी ने जो सलाह दी थी, वो आपका कैबिनेट होते हैं, ठीक है। उनसे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन मान सकता हूँ कि जो फलाना तारीख को सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और उसमें प्रधानमंत्री को क्या सलाह दी थी क्या नहीं दी थी, उससे रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन दो। आंसर इज नो, वो चीज मैं नहीं मांग सकता, ठीक है। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कमीशन कौन सी होती है? जो 15 में बनी है। स्टेट चीफ कमिश्नर जो 15 में बताया गया। स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो होगा वो 5 में बताया गया, वही जो है सेंट्रल वाली बात करी गई है। थर्ड पार्टी मींस एनी अदर सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग पब्लिक अथॉरिटी, मतलब यानी कि अदर देन अ सिटीजन मेकिंग रिक्वेस्ट। देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लो एक हस्बैंड है, उसका हस्बैंड सीएसएफ में काम करता है, ठीक है। अब उसकी कितनी सैलरी है कितनी नहीं है क्या नहीं है, उससे रिलेटेड मुझे आरटीआई लगानी है। और मैं क्यों, उसकी इसकी वाइफ ने लगानी है, ठीक है, इसकी वाइफ ने लगानी है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन कौन हुआ? देखो एक तो पीआईओ हो गया जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हुआ, ठीक है। एक ये जो बंदा हो गया जिसपे आरटीआई लगानी है, ए। और बी जो हो गई उसकी वाइफ हो गई, तो ये जो उसकी वाइफ हुई वही थर्ड पर्सन हुई, ठीक है। इसका भी रोल बहुत प्ले होता है, इसका भी कभी थर्ड पर्सन के बेस पे ही आपकी आरटीआई रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। आगे के सेक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।